नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग का सीटेट का ईवीएस पढ़ा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है जंतु। हम लोग देखेंगे कि एक वैज्ञानिक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के तहत इन्होंने एक बुक भी लिखा है। उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। उसके बाद आप देखेंगे कि जंतु का वर्गीकरण किया गया दो भागों में, यानी कि जितने भी जीव जंतु उसको दो तरह से बांटा गया है, एक कशेरुकी और एक अकशेरुकी। तो कशेरुकी में आता है मत्स्य, जो कि मछली होता है। उभयचर उसे कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहता है, जैसे मेढक हो गया। उसके अलावा सरीसृप जो रेंगता है, जैसे आपको सांप हो गया, छिपकली हो गया, पक्षी। और स्तनधारी, स्तनधारी में सभी आ गए, गाय भैंस बकरी बंदर आदमी सभी आ जाते हैं। उसके अलावा अकशेरुकी में जो कृमि तितली प्रवाल केकड़े स्पंज, ये 5 चीज आते हैं अकशेरुकी में। तो एग्जाम में ये पूछेगा, ये नाम आपका दे देगा और कशेरुकी में आते हैं कि अकशेरुकी में, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आगे जो है जंतुओं के शारीरिक रचना के अनुसार वर्गीकरण। अकशेरुकी जो जंतु है उसमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसकी प्रतिशत कितनी है, कितनी इसकी संख्या है अकशेरुकी जंतु का, तो कहा जाता है इसकी जातियों की संख्या लगभग 95% है। यानी कि आप देख सकते हैं 100% 95% इसकी संख्या पाई जाती है। और दूसरा है कशेरुकी। तो कशेरुकी जो जीव होते हैं उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। उनके शरीर में कशेरुकी जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यह अंतर है। अब बात करते हैं कि अकशेरुकी जो है, जिसे हम लोग अरुजुकी संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकशेरुकी को अरुजुकी संघ भी कहते हैं। और कहा जाता है जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं इस ग्रुप के, अकशेरुकी या अरुजुकी संघ। आपने देखा, एक सबसे पहला देखा अकशेरुकी, फिर कशेरुकी और अकशेरुकी या अरुजुकी संघ। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक रज्जुकी जिसे कोड्रेट कहते हैं, या अरज्जुकी जिसे नॉन कोड्रेट कहते हैं। फिर से देखें, अकशेरुकी या अरुजुकी संघ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अरुजुकी जिसे कोड्रेट और अरुजुकी जिसे नॉन कोड्रेट कहा गया है। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? तो कहा गया है कि इनका जो शरीर का जो बनावट होता है, यह शरीर के बनावट के अनुसार इसमें अंतर होता है। जैसे पृष्ठ रज्जु के होने न होने, ये जो आप देख रहे हैं पृष्ठ रज्जु, यह जो आपको रज्जुकी में होता है, ये जो पृष्ठ रज्जु है यह रज्जुकी में, क्योंकि आपने देखा कि अकशेरुकी या अरुजुकी संघ को दो भागों में डिवाइड किया गया, रज्जुकी जिसे कोड्रेट और अरुजुकी जिसे नॉन कोड्रेट। तो अब कहते हैं कि पृष्ठ रज्जु जो होता है जिसमें पाई जाती है, तो रज्जुकी में यह कोड्रेटा में पाई जाती है, लेकिन नॉन कोड्रेट जो होता है अरुजुकी, उसमें कशेरुकी दंड में यह बदल जाता है। यानी कि यह जो है पृष्ठ रज्जु जो है इसमें जो है वो बदल जाता है, ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। अब कहते हैं कि पोषण के आधार पर वर्गीकरण। तो पोषण के आधार पर आप देखेंगे कि इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषी, यहाँ ध्यान दें, स्वपोषी मतलब क्या? जो खुद अपना भोजन बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और दूसरा होता है परपोषी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे में एक यूग्लिना भी है, पेड़ पौधा भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। यूग्लिना एक जीव है जो कि क्लोरोप्लास्ट के सहायता से वो अपना भोजन बना लेता है। लेकिन इसके अलावा एक परपोषी हो, जैसे हम आप लोग सभी परपोषी में आ गए, जीव जंतु सभी परपोषी में आ गए, तो वो हम सभी जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पोषण के आधार पर वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, स्वपोषी और परपोषी। अब बात करेंगे कोशिका के आधार पर। यहाँ देखिए, कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। तो कोशिका के आधार पर इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। ध्यान रखेंगे,
कोशिका भी दो तरह का, एक कोशिकीय जो एक कोशिका से मिलकर बना है, और एक है बहुकोशिकीय जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। तो एक कोशिकीय जंतु जो है, जिसे हम लोग अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, जैसे में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकीय जंतु में आते हैं, और इन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है बहुकोशिकीय जंतु, ये बहुकोशिकीय जंतु में स्पंज आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय जंतु में स्पंज आते हैं। उसके अलावा देख लीजिए प्रजनन के आधार पर, इससे पहले आपने देखा कोशिका के आधार पर, अब देखें प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि प्रजनन के आधार पर इसको हम लोग कैसे बांटते हैं। प्रजनन मतलब बच्चा जो पैदा होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रजनन के आधार पर भी आप दो भागों में इसको बांट सकते हैं, एक है अंडायुज और एक है जरायुज। ध्यान रखेंगे, अंडायुज जरायुज ये क्या है कि अंडायुज उसे कहते हैं जो अंडा पहले देता है, उसके बाद उसको सेवता है और कुछ दिन बाद उससे वो बच्चा निकलता है। तो अंडायुज में आ जाता है जो कि अंडा देता है, और अंडा कौन कौन देता है, तो आप देख लीजिएगा मुर्गी है, छिपकली है, मेढक है, पक्षी है। इस लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं ओविपेरस। ध्यान रखेंगे, तो अंडायुज ग्रुप में आते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि यह छिपकली, मेढक, पक्षी जो है किस ग्रुप में आते हैं, तो अंडायुज में, क्योंकि यह अंडा देते हैं। उसी तरह से जरायुज जो है यह अंडा नहीं देते हैं, बल्कि यह डायरेक्ट बच्चा देते हैं। तो जैसे हाथी, गाय, पशु जो भी है, और यहाँ तक कि स्त्री, मनुष्य में भी आ जाते हैं, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं जरायुज, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं विविपेरस। अब नेक्स्ट है वास स्थान के आधार पर। वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो ध्यान रखिए, वास मतलब वो जहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, जहाँ पर वो रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वास स्थान। तो इसके आधार पर देख लीजिए, कहा गया है इसके आधार पर आप इसको 4-5 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्थलीय, जो जमीन पर रहता है उसे स्थलीय जैसे, और स्थलीय में आप देख सकते हैं बहुत सारा जीव है, जैसे हम लोग मनुष्य है, इसके अलावा छिपकली, चूहा, बंदर इत्यादि जो भी हैं वो सभी आते हैं। इसके अलावा जलीय, जलीय में आप देखेंगे जो पानी में रहता है, सिंपल सी बात है, तो पानी में आपको मछली है, स्पंज है इत्यादि, ये अपना जीवन यापन करते हैं। उसके अलावा तीसरा मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तान में पाए जाने वाले, जैसे ऊंट है, इसके अलावा कुछ विषैली छिपकली भी है, एक है छिपकली, एक है विषैली छिपकली। और लास्ट है वायवीय। वायवीय मतलब जो हवा में, तो आप देखेंगे कि जो हवा में अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप देखें पक्षी हो गया, ड्रैको हो गया, ये सब आपको वायवीय जंतु में आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब है किस पौधा का क्या क्या खाना है, तो उसके आधार पर। तो कहा जाता है ये भोजन क्यों जरूरी है, तो जितने भी जीव जंतु है उनके शारीरिक वृद्धि, यानी कि शरीर का वृद्धि हो, शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं हो, उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि आप शारीरिक वृद्धि और जैविक क्रिया के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हम लोगों को भोजन से ही मिलता है। और ये भी आप जानते हैं कि भोजन भी हम लोग को या तो प्रत्यक्ष रूप में या दूसरे के सहायता से हम लोग को भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस भोजन के अनुसार, यानी कि जंतु को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी, सर्वाहारी आपने पढ़ा है कि शाकाहारी में जो सिर्फ पौधा खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, गाय, ये सब आप ध्यान रखेंगे, हाथी, ये सब शाकाहारी में आते हैं। उसके अलावा मांस, और उससे वो चबा चबा के खाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मांसाहारी में जो है, ये मांसाहारी आप देखेंगे तो मांसाहारी में वे जंतु आते हैं जो, एक तो आप पहचान सकते हैं कि उनका दांत जो होता है लंबा होता है और नुकीला होता है, ठीक है, और वो उस दांत से जो लंबा और नुकीला होता है, उस दांत से आसानी से उसको काट कर चीर फाड़ कर सकता है, तो सिर्फ मांस खाते हैं, वैसे जंतु को लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे में आपको शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि आते हैं। उसके बाद है सर्वाहारी। सर्वाहारी हो गया जो सब खाता है, जो कि दोनों ग्रुप में आ जाता है। तो सर्वाहारी में वे जो जंतु, वे पशु पक्षी या जंतु जो कि पौधा भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। तो जैसे हम लोग मनुष्य भी आ गए, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि।
तो इन सभी का जो दांत होता है चौड़ा होता है, नोकीला होता है, लंबा होता है। तो इसमें सभी गुण होता है, चीरने, फाड़ने, काटने, पीसने, चबाने, इस सभी गुण होता है। तो इसीलिए जो मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी सर्वाहारी में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक को हम लोग अपघटक कहते हैं, ध्यान रखेंगे अपघटक। यह अपघटक क्या है? ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए पशु जीव जंतु जो उसको वो खा के खत्म करते हैं, वैसे को हम लोग अपघटक कहते हैं। और ये हमारे वायुमंडल को बेहतर करता है, ठीक है। इसके अलावा है पैरासाइट परजीवी। यहाँ देखेंगे आप पैरासाइट परजीवी। ये पैरासाइट परजीवी क्या है? इसमें कहा गया है यह अपने भोजन के लिए यह दूसरे जंतु पर निर्भर करता है। पैरासाइट परजीवी कहा गया है जो अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। और तीसरा जो है यह देखेंगे एस्केवेंजर। एस्केवेंजर जो होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए मरे हुए पशु पर आश्रित होते हैं, मरे हुए पशु पर आश्रित होते हैं, जिसको एस्केवेंजर कहते हैं। इस तरह से आपने समझा। अब आते हैं जंतुओं में शोषण। ये आप देख सकते हैं जंतुओं में शोषण। ये शोषण किस तरह से होता है, ये सांस कैसे लेते हैं? आप देखते हैं इस धरती पर जितना भी जीव जंतु है वो सांस लेने के द्वारा ही भोजन में जो ऊर्जा प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी जीव जंतु जो हैं, जितने भी जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग उनका शरीर का बनावट होने के कारण। जैसे आप देखेंगे मेढक जो होता है वो फेफड़ा से सांस लेता है, त्वचा से भी सांस लेता है, ये दोनों तरह से सांस ले सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है केचुआ जो है सिर्फ और सिर्फ त्वचा से सांस लेता है, उसके पास नाक ये सब से सांस वो नहीं लेता है। मक्खी और कॉकरोच जो है ये वातक कहा जाता है, वातक या हैकिया कहिए, उससे वह सांस लेता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनरली मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पक्षी, सांप, ये सभी जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस और मछली, यह दोनों जो है, ऑक्टोपस और मछली जो है गिल या क्लोम जिसे आप कहते हैं, उससे वह सांस लेता है। इसके अलावा वेल और डॉल्फिन जो है आपको यह फेफड़ा या नासाद्वार का मतलब नाक का द्वार, ये नाक से सांस लेते हैं। तो इस तरह से वेल और डॉल्फिन जो है फेफड़ा और नासाद्वार से सांस लेते हैं। अब है जंतुओं द्वारा गति। ये जो गति है इसमें कहा गया है कि जो भी जीव जंतु है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अलग अलग तरह से जाते हैं। तो इसमें 5 तरह से बांटा गया। एक जो चल कर जाते हैं, चलने वाले जंतु। तो चलने वाले जंतु में कौन आ गया? आप यहाँ देख सकते हैं चलने वाले जितने भी जंतु, जैसे मनुष्य भी हो गया, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, ये सभी चलने वाले जंतु है। ये एक जगह से दूसरे जगह सभी भ्रमण करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं, इनके भिन्न भिन्न प्रकार से वो लेकिन गति करके जाते हैं। तो एक होते हैं चलने वाले। उसके बाद रेंगने वाले आप देख सकते हैं। रेंगने वाले में जो हो गया आपको, वो रेंगने वाले में केचुआ हो गया, सांप हो गया। तो आप गौर कीजिएगा कि सांप जो है उनके शरीर में वलय और पेशिया के सहायता से ये केचुआ जो है और सांप जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। उसके अलावा उड़ने वाले पक्षी, तो उड़ने वाले में जो भी आ गया, जो उड़ जाते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे कि ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं उड़ने वाले, लेकिन शुतुरमुर्ग और एमू, ध्यान रखेंगे, शुतुरमुर्ग और एमू ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं हैं बल्कि वह दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग उसको पक्षी ग्रुप में रखते हैं, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा उल्लू जो है अपना गर्दन पीछे तक घुमा लेती है, ये भी ध्यान रखना है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना गर्दन वह पीछे तक घुमा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसकी पुतली वो घूमती है। यह गर्दन मतलब पुतली वो अपना पीछे तक घुमा सकती है। उसके अलावा है तैरने वाले। तो तैरने वाले में जो भी आते हैं जंतु, जैसे बत्तख है, हंस है, मेढक है, मछली है, इत्यादि इत्यादि जो भी है वो सब तैरने वाले में आते हैं। वो तैर के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक है फुदुकने वाले में जो आ गया, इसमें आप मेढक कह सकते हैं। मेढक आप फुदुक के एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और कहा जाता है कॉकरोच के बारे में, ध्यान रखेंगे, कॉकरोच जो है वो चलता भी है, उड़ता भी है, और यहाँ देखेंगे कॉकरोच जो है चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, और वो ऊपर कूद भी सकता है। तो ये तीनों गुण कॉकरोच में होता है, चल भी सकता है, फुदुक भी सकता है और उड़ भी सकता है।
तो ध्यान रखेंगे कॉकरोच में यह खासियत है। तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।